फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 103 पार्ट 2 द्वितीय, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपनी टेक्निक से। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन रीड करने के बाद डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा टाइम। उस टाइम के अंदर आपको मार्क करना है अपने क्वेश्चन सॉल्व करके। दूसरों के आंसर से अपना आंसर चेंज ना करें, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखें। यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में बूस्ट अप करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा, एनर्जी देगा और कुछ नई चीज सिखाएगा। यहां गलती करो, जितनी गलती करना है कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन में कोई गलती अलाउड नहीं है दोस्तों। चलिए, ज्ञान को बांटते जाइए, फैलाते जाइए, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, यारों तक फैलाते जाइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A sample of radioactive element has a mass of 10 gram at an instant equal to 0. The approximate mass of this element in the sample after 2 mean lives will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दावर माइनस टी बाय टाउ होता है। टाउ क्या है? मीन लाइफ। वो बोल रहे हैं 2 मीन लाइफ, मतलब एन नॉट ई टू दावर माइनस 2 टाउ बाय टाउ। ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? एन नॉट बाय ई स्क्वायर इक्वल्स टू एन। एन हमेशा याद रखना, ये अनडिकेड पार्टिकल बताता है। एन क्या बताता है? अनडिकेड पार्टिकल। अब दे रखा हमको 10 ग्राम, ठीक है। मास गिवन नहीं आ रहा है तो मास डायरेक्ट मास पुट कर दो, तो m इक्वल्स टू एम नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर ऑफ एटम्स मास कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। ई की वैल्यू होती है बच्चों, हमेशा याद रखना 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 0.37, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट question number 25. What is the probability of a radioactive nucleus to survive one mean life? आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। बच्चों यही फॉर्मूला लगाएंगे। एन नॉट अनडिकेड पार्टिकल ही होता है, ई टू द पावर माइनस टाउ बाय टाउ पूछा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा एन नॉट का मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया हूं, तो ये हो जाएगा एन नॉट बाय ई। द करेक्ट आंसर विल बी 1 बाय ई। खत्म, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, a spring of spring constant k is cut into 2 pieces such that one piece is double the length of the other, then the long piece will have a force constant of। आपको मिलता है बच्चों 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर मैं किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के मानूं और उसको कट कर दूं कितनी पार्ट में, 2:1 लेंथ में, 2:1 लेंथ में, तो हमेशा याद रखना यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर A/B हो तो बच्चों याद रखना कि A की वैल्यू होती है A+B इंटू के डिवाइडेड बाय ए। खेली खत्म, मेरा आ गया 2 + 1 3K डिवाइडेड बाय 2। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन विल बी। आपको मिलता है 230 सेकेंड का समय। तीसरा सवाल शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमेशा याद रखना बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट हाफ में होता है तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होता है, जब राइट हाफ में होता है तब एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होता है। नेट एक्सेलरेशन निकालोगे, एवरेज निकालोगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 electron volt. The de Broglie wavelength of the electron will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। बच्चों आपको पता है कि अगर वर्क फंक्शन गिवन है हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लाइट की एनर्जी भी गिवन है, ठीक, तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्स, वो होती है एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, राइट। अभी एनर्जी इंसिडेंट का आंसर मेरे पास डायरेक्ट आता है 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर -5। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा मेरा आंसर। तो यहां पे हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा 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 2 500 माइनस 2.28। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो इस आंसर को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आंसर आ जाएगा जूल में। अब मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मिल गई मेरे को, इतनी काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, ठीक। मुझे चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H/P, मतलब H/mv √2mk, ठीक है। तो अब k की वैल्यू यहां से पुट करो, h की वैल्यू आपको पता है 2m, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का पुट करोगे। थोड़े कैलकुलेशंस हैं लेकिन आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी बी। एक चीज और बच्चों, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डालूंगा तो लैम्डा मिनिमम आएगा मेरे पास। क्या आएगा, मिनिमम लैम्डा आ जाएगा। मतलब जितने भी लैम्डास आना चाहिए वो इस वैल्यू से बड़े आना चाहिए। इस वैल्यू से क्या आना चाहिए, बड़े आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन। एवरी वेवलेंथ शुड बी मोर देन 2.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 29। When a piece of metal is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda, then stopping potential is 3 Vs. When the same surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda, the stopping potential becomes Vs.
द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल बी। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बोलती है काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, राइट। अब उन्होंने बोला है पहली केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 3 टाइम्स है, जब मेरी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, ठीक है, माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन है। तो फिर क्या बोल रहे हैं, एनर्जी कितनी हो गई जब मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 टाइम्स हो गया। बेसिकली जब वेवलेंथ 2 टाइम्स हो गई तो ये हो गई एच सी बाय 2 लैम्डा, तो ये मेरा v की वैल्यू vs आ गई, ठीक है, एच सी बाय लैम्डा नॉट। अब ध्यान से देखो, वो बोल रहे हैं लैम्डा लैम्डा नॉट में रिलेशन निकाल दो। तो आपको दिख रहा होगा जब आप रेशियो लोगे यहां से एच सी कॉमन निकालना, तो ई ई वी एस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/1 इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, 1 बाय 2 लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। इधर सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 3/2 लैम्डा नॉट माइनस 3 बाय लैम्डा नॉट, 3/2 लैम्डा, ठीक है, माइनस 3 बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, राइट। अब इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या 2 बाय लैम्डा नॉट, 2 बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, ये जाएगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 लैम्डा। मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 4 टाइम्स, ठीक है, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 4 लैम्डा। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। 2 wires having same length and material stretched by same force, their diameter are in ratio 1:3. The ratio of strain energy per unit volume of these 2 wires will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया मैंने यहां से, राइट। अब देखो क्या क्या गिवन है हमें, फोर्स सेम है, राइट, फोर्स सेम है, क्या बोल रहे हैं सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है। अब ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूं, स्ट्रेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक काम करूं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स स्ट्रेन, तो इसको लिखता हूं वाई स्ट्रेस का होल स्क्वायर बाय यंग्स मॉड्यूलस, राइट। अब देखो क्या जाएगा वाई इंटू फोर्स बाय एरिया द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब आपको दिखेगा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर।
एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4 और डायमीटर टू द पावर 4 एक ही बात है। रेशियो कितना है 1:3 का दे रखा है, u by v राइट, 1 और 2 कितना रेशियो है 1/1, ये 1:3 का रेशियो, तो ये जाएगा 1/3 का स्क्वायर। तो आपको दिख जाएगा बच्चों ये कितना हो गया टू द पावर 4, सॉरी हाँ 3 to the power 4, ये जाएगा 81:1। The correct answer is option D. Question number 31. Two water pipes of diameter 2-4 are connected to the main supply. The velocity of the flow in the pipe of 2 centimeter diameter is. चलिए बच्चों तेजी के साथ शुरू हो जाइए, आपको मिलते हैं 45 सेकेंड्स। हमें पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स ट्रू a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। कब? जब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स हो। जब कंप्रेसिबल हो तो ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2 लगाना होता है। ठीक बात। अब देखो हमें गिवन है रेडियस का रेशियो गिवन है, रेडियस एक का 1 है एक का 2 है। ठीक बात है। इनटू v1 इज इक्वल्स टू r2 स्क्वायर इनटू v2 राइट। अब इसका डायमीटर रेडियस है 1 स्क्वायर इंटू v1, इसका है 2 स्क्वायर इंटू v2, तो क्या v1 इक्वल्स टू 4v2 आ गया, 4 times the other pipe। The correct answer is option A। Next, a plane mirror of circular shape with radius r equal to 20 centimeter is fixed to the ceiling. The bulb is to be placed on the axis of the mirror. A circular area of the radius r equals to 1 meter on the floor is to be illuminated after reflection of light from the mirror. The height of the room is 3 meter. What is the maximum distance from the center of the mirror so that the bulb so that the required area is illuminated? आपको मिलता है 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाइए। मान लीजिए कि किसी हाइट h से ये एक मिरर जो किसकी सेंटीमीटर दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर मिरर है, ठीक है, उसके नीचे बल्ब लगा है। अब हमें जो पैच मिल रहा है बेसिकली क्यों मिलेगा वो, क्योंकि यहां से लाइट टकराएगी और ऐसा आएगी जमीन पे, यहां से लाइट टकराएगी और जमीन पे ऐसा आएगी, तो आपको एक सर्कुलर पैच जमीन पे दिखेगा। ठीक बात। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मिरर से मान लो कि एक इमेज बना लो किसकी, सोर्स की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बल्ब यहां पर है तो बेसिकली ये रेज देखो कहां से आ रही होगी, ये रेज यहां से आ रही होगी। इसका मतलब एक्चुअली इसको लगेगा, जमीन को क्या लगेगा, फ्लोर को लगेगा कि बल्ब यहां रखा है। बल्ब कितना हाइट पर रखा हुआ है, h हाइट पे, ठीक। यहां से रेज ऐसी आ रही नीचे, ऐसे आ रही नीचे, और ये आपको एक सर्कुलर पैच बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे। ठीक, ध्यान से यहाँ पे एक्चुअली बल्ब रखा हुआ, ये पोजीशन ऑफ दी बल्ब है। वो बोल रहे हैं कि जो टोटल हाइट है, ठीक है, कहां से कहां तक आपको दिख रहा है कि ये अगर मैं सीलिंग मानूं,
एक मिनट, ये ना, ये सीलिंग मान लो ऐसे, और ये बल्ब मान लो, ठीक है ना। आप देखो, ये बल्ब मान लिया मैंने, ये बल्ब मान लिया ऐसे, ये मान लिया बल्ब, ये मैंने मान लिया सीलिंग, और सीलिंग के पीछे इमेज बनी है, ठीक है, इमेज पीछे बनी एच हाइट, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें दे रखी 3 मीटर, हाइट ऑफ द रूम 3 मीटर है, क्या ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक। जो रेडियस बन रहा है वो 1 मीटर का बन रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पैच 1 मीटर है। अब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमें पता है ये डिस्टेंस 0.2 मीटर है, राइट, 20 सेंटीमीटर। अब देखो क्या सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाऊं, h by r this upon this is equals to total height by total radius, h plus 3 by 1 मीटर, राइट। एक काम करता हूं, 0.2 को 10/2 लिख देता हूं, तो ये जाएगा 5h is equals to h plus 3, ये हो जाएगा 4h equals to 3, ये मेरा h आ गया 3/4 मीटर। 3/4 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ डबल कॉन्वेक्स thin lens made of refractive index 1.6 has a radius of curvature 15 centimeter each. The focal length of this length when immersed in a fluid of refractive index 1.63 is. आपको मिलता है बच्चों 1 मिनट 15 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका बच्चों सोल्यूशन। हमें पता है अगर डबली कॉन्वेक्स लेंस है और इसका म्यू 1.6 है तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है कब, जब मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का छोटा हो इससे। इट बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज द फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मिरर में ऐसा नहीं होता, मिरर में इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होती है फोकल लेंथ, लेकिन लेंस में डिपेंडेंट होता है मीडियम के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर यहाँ पे 1.63 हो गया तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है ये कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग बन जाएगा, और नहीं भरोसा है तो आंसर देखना नेगेटिव आ जाएगा, जबकि अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आता। अब देखो 1/f लगाता हूं मैं, 1/f लेंस मेकर्स फॉर्मूला μ2 by μ1, म्यू ऑफ ग्लास divided by mu of medium minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। 1/r1 मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इस डायरेक्शन को मानता हूं मैं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को मानता हूं नेगेटिव। ध्यान से देखो बच्चों, r1 मतलब क्या, रेडियस फर्स्ट सरफेस की, तो ये राइट में है, राइट में है मतलब पॉजिटिव, और सेकंड r2 है, r2 लेफ्ट में दिख रहा है सर्कल तब नेगेटिव। ये हो जाएगा 1/r minus 1/r। समझ में आया, ये वाला पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो मेरा आंसर आ गया 0.03 डिवाइडेड बाय 1.63 इंटू 1 प्लस आर, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, 2 बाय आर। आर की वैल्यू गिवन है हमें, आर की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर ईच। तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में ही, बस इसका रेसिप्रोकल कर लेना कैलकुलेशन करके, आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। देखो 1.6 माइनस 1.63 तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, मेरा आंसर आ जाएगा -0407.5 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
A thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Two objects, each of mass m, are attached gently on the opposite ends of the diameter of ring. The wheel now rotates with an angular velocity of. दोस्तों आसान सवाल है, आपको करना है 1 मिनट के अंदर फास्ट. अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन. हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. फाइनली क्या किया मैंने, डिस्क के आसपास मास भी रख दिया, राइट. तो आपको पता है डिस्क का जो डिस्क है तो mr स्क्वायर बाय डिस्क रिंग है तो mr स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा mr स्क्वायर इनटू ओमेगा. ये तो ओल्ड हो गया. अब क्या हुआ, न्यू छोटे छोटे मास भी रख दिए, तो इसका डिस्क का कितना mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर. तो क्या लिख दो डायरेक्ट mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इनटू ओमेगा न्यू. तो मेरा आंसर आ जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. A solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls from the rest down the inclined plane at an angle theta to the horizontal. The velocity of the center of mass of the cylinder after it has rolled down a distance d will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय. शुरू हो जाइए तेजी के साथ. तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हमें पता है अगर कोई बॉडी रफ सरफेस पे रोल करते हुए ऐसे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, रट लो. अब i कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क मतलब mr स्क्वायर बाय 2. तो ये हो जाएगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाय 2. 1 प्लस 1 बाय 2 के डायरेक्टली तो 3 बाय 2, राइट. अब हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैन आई यूज 3 इक्वेशन का मोशन, बिल्कुल. तो मेरा आंसर आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s. तो u तो 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये जाएगा 2 इंटू a दैट इज 2g बाय 3 sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है d. एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां लिख दिया a इंटू d. मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, in a PN junction diode the current in the reverse bias state is due to. तीसरा सवाल 30 सेकेंड्स का टाइम, फास्ट.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर आपको पता है रिवर्स बायस में करंट बहुत फीबल होती है और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन इन द फिगर बिलो प्रोड्यूसेस। आपको निकालना है करेक्ट आंसर। 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों यहां पे हमें मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सब नैंड गेट दिख रहे हैं, नंद गेट, एंड और नॉट लगा है, ये हो जाएगा। तो ये ए है, ये ए है, यहां पे हो जाएगा ए इंटू ए का बार। सिमिलरली यहां हो जाएगा बी, इधर से बी, इधर से बी, तो बी इंटू बी, इसके कारण आएगा बार। फिर यहां फिर से एक बार मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा ए इंटू ए का बार इंटू बी इंटू बी का बार का होल बार। करेक्ट बात। चलो अब आपको एक रूल बताओ बच्चों, ए इंटू ए हमेशा ए ही होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दो ना उसको, ए बार इंटू बी बार का बार। राइट, अब लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है ब्रेक द बार चेंज द साइन। मैंने बार को ब्रेक कर दिया, ये ए बार का बार, बी बार का बार, बार को ब्रेक कर दिया, साइन चेंज करना, ये जगह इंटू लेके क्या आ जाएगा प्लस। तो मेरा आंसर आ गया ए प्लस बी, क्योंकि बार का बार क्या होता है 1। द आंसर इज ऑर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास of a gas be increased so as to decrease its volume by 10% at constant temperature। दोस्तों आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है, इसका मतलब क्या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, राइट। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। अब ध्यान से देखना, वो बोल रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 10%। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हुआ है तो बच्चों प्रेशर इंक्रीज होगा फर्स्ट थिंग, तो ऑप्शन में इंक्रीज होना चाहिए पहली बात। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर इनटू 100। क्या यही प्रेशर में चेंज होता है, परसेंटेज चेंज, राइट। अच्छा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो जहां पे आपको ऐसा दिख रहा है, देखो फाइनल प्रेशर बाय इनिशियल प्रेशर -1 इंटू 100%। क्या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या, इसका लिख दो उसको इनिशियल वॉल्यूम बाय फाइनल वॉल्यूम -1 इंटू 100%। अब ध्यान से देखो बच्चों, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 10% से ज्यादा की एरर है, वरना एरर वाला फॉर्मूला लगा था डेल्टा पी बाई पी वाला। ठीक है, यहां पे नहीं लगा सकते। अब देखो
उनने बोला है कि 10% घट गया है। पहले मान लेता हूं इनिशियल वॉल्यूम में मान लिया 100, तो 10% घट गया मतलब 10 घट गया, इसका मतलब फाइनल कितना हो गया 90। फाइनल कितना हो गया 90। अब देखो ये हो जाएगा 100/90 -1 इंटू 100%, ये हो जाएगा 10, 100 माइनस 90 का 10, 10/90 इंटू 100%। 0 से 0 cancel. Answer is 100/9. The correct answer will be D option, 11.1%. 11.1. Next, question number 39. The percentage error in the quantity PQRS are 0.5, 1, 3, 1.5 respectively in the measurement of the physical quantity A equal to P cube Q square root R by S. The maximum percentage error in the value of A will be. आसान सवाल, 45 सेकेंड का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। तो आइए अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर एरर निकालना हो डेल्टा ए बाय ए तो होता है 3 टाइम्स डेल्टा पी बाय पी प्लस 2 टाइम्स डेल्टा क्यू बाय क्यू प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर प्लस 1 टाइम्स डेल्टा एस बाय डेल्टा। एरर हमेशा ऐड होती है सीधा, तो बस यहां पर तो ये हो जाएगा 3, 1/2 तो 3/2 प्लस 2 into 1 2 प्लस 1/2 into 3 3/2 प्लस 3/2। तो आपको दिख जाएगा सब जगह बाई टू है, तो काम करो उसको 4/2 लिख दो, तो जाएगा 4 और 3 6 9 9 और 4 13। द करेक्ट आंसर इज 13/2, 6.5%। ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यू re-scattering of light, the amount of scattering is inversely proportional to dash of the wavelength of the light। आसान सवाल कर चुके हैं, रिपीट प्रॉब्लम, आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का टाइम। तीसरा सवाल, चलिए आपको पता है रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग। अकॉर्डिंग टू दिस रेलेस लॉ द इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। द करेक्ट आंसर इज 4th पावर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41। In YDSC is carried out by green, red and blue light, one color at a time. The fringe width recorded are beta G, beta R, beta B respectively will be। आपको मिलता है दोस्तों 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो फ्रिंज विड्थ होता है वो होता है लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब क्या, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अगर मैं विबग्योर की बात करूं, VIBGYOR, तो कौन कौन से कलर है हमारे पास, ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू, ग्रीन और रेड।
तो सबसे बड़ा बीटा होगा रेड का, फिर होगा ग्रीन का, फिर होगा ब्लू का। द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, RGB। क्वेश्चन नंबर 42। A source emits a sound of frequency 400 Hz, but the listener hears it 390 Hz. Then आपको मार्क करना है आंसर तेजी से 30 सेकेंड्स के अंदर। 73 सवाल, थियोरेटिकल प्रॉब्लम। The correct answer will be option C. The listener is moving away from the source, तभी frequency घटेगी, right? चलिए, question number 43. The fundamental frequencies of an air column in a pipe closed at one end is 100 Hz. If the same pipe is open at both the ends, the frequency produced in Hz are. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्या V/4L होती है। अगर V/4L ध्यान से देखना कितनी गिवन है, वो गिवन है हमको 100 हर्ट्ज, राइट। अगर मैं इसको ओपन कर देता तो ओपन में क्या होती है V/2L, 2V/2L, 3V/2L एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 को यहां करूं और 2 को यहां लिख दूं तो क्या V/2L 200 आ गया। तो मेरा देखो V/2L 2 टाइम्स V/2L, तो ये जाएगा 200 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज एंड सो ऑन। द करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन, 200, 400, 600, 800। क्वेश्चन नंबर 44। A particle moves along the x-axis from x equal to 0 to x equals to 5 under the influence of force given by F equals to 7 minus 2x plus 3x square. The work done in the process will be. दोस्तों आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आपको दिख रहा है फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा x 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर डॉट dx, राइट। कहां से कहां तक, 0 to 5 तक इंटीग्रेट करना है, खेल खत्म। 0 to 5 इंटीग्रेट कर दो, ये कितना हो जाएगा 7x माइनस x स्क्वायर बाय 2
ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, 3 3 कैंसिल। अब आपको लिमिट पुट करना है, कहां से कहां तक बच्चों, 0 to 5 0 to 5 0 to 5। चलिए, तो मैं जैसे ही लिमिट पुट करूंगा ये हो जाएगा 7 × 5 35 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 25 प्लस एक्स क्यूब दैट इज 125। द करेक्ट आंसर विल बी, ये हो जाएगा 10 और हो जाएगा 125, मेरा आंसर हो जाएगा 135 जूल, 135 जूल। द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी का सही आंसर आना चाहिए बच्चों। A spring constant 800 Newton per meter has an extension of 5 centimeter. The work done in extending it from 5 to 15 is, दोस्तों आपको मिलता है 1 मिनट का समय। सभी का सही आंसर आना चाहिए। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, हमेशा याद रखना। और एक्स क्या है, इलॉन्गेशन, ठीक है। अब फाइनल इलॉन्गेशन कितना हो गया 15, तो ये जाएगा हाफ इंटू के वैल्यू कितनी है 800, राइट, इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, राइट। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन ये याद रखना सेंटीमीटर में, ठीक है, इलॉन्गेशन सेंटीमीटर में। तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब मुझे 1/100 इंटू 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 800 इंटू, ध्यान से देखो 225 में तो 25 गया, 200 बचे, तो ऊपर कितना बचा 800 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10000, ये 00 से 00 कैंसिल, क्या बचा 2 से 2 भी कैंसिल, ऊपर बचा 8। द करेक्ट आंसर विल बी 8 जूल। सो इसी तरह हमने खत्म कर दिया है आज का पेपर। कल मिलेंगे दोस्तों इसी समय पे इसी जगह पर। बने रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, गुड बाय।